रात के अंधेरे में एक तेज रोशनी के साथ आकाश जगमगा उठा और फिर आती है कान फाड़ देने वाली आवाज़, जिसके बाद विनाश का एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसमें पृथ्वी के सारे जीवों का अंत निश्चित है। यह प्रलय है। प्रलय या मास एक्सटिंक्शन, यह शब्द सामने आने के बाद जो पहली इमेज दिमाग में आती है वो है डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन की, वो भी आकाश से बरसते एस्ट्रॉइड से, जो कि काफ़ी भयानक था। पर यह पहला प्रलय नहीं था। प्रलय का अर्थ है प्रकृति का ब्रह्मा में लीन हो जाना। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, धरती, सूर्य, तारे, सभी की आयु तय है, सबका अंत तय है। ये पहले भी हुआ है और भविष्य में भी होगा। तो कब हुआ था पहला प्रलय, और क्या इस प्रलय ने धरती पर हमसे पहले रहने वाली आबादी को तबाह कर दिया था? अभी तक कितने प्रलय हो चुके हैं और अगला प्रलय कब होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब हम कुछ वीडियोस के जरिए आपके सामने लाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर पहले प्रलय तक क्या हुआ ये सब बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी के वीडियोस आपके पास पहुंच सकें और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आई ऑलरेडी अप्रिशिएट योर काइंडनेस। मास एक्सटिंक्शन या प्रलय यह एक ऐसी घटना है जब पृथ्वी पर 75% से ज़्यादा आबादी बहुत कम समय में खत्म हो जाती है। इसका प्रभाव ग्लोबली होता है और यह जीवन के कई रूपों को झटके में समाप्त कर देता है। पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले हुआ। पृथ्वी का बचपन काफ़ी कठिन रहा। इस काल को हेडियन युग के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के कुछ करोड़ साल बाद पृथ्वी में लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिनसे निकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड ने अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बनाया था। और जन्म के कुछ 10 करोड़ साल बाद पृथ्वी की टक्कर एक प्लैनेट से हुई, जिससे पैदा हुए मलबे ने चांद को जन्म दिया। ये तबाही तो थी, पर यह प्रलय नहीं थी, क्योंकि अभी तक पृथ्वी में किसी भी तरह का जीवन नहीं था। पर इस टक्कर ने पृथ्वी को आग का गोला बनाकर छोड़ दिया और 50 करोड़ साल बाद हेडियन युग के अंत तक पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, जिससे धरती पर H2O या पानी लिक्विड फॉर्म में जमा हुआ और पृथ्वी पर महासागर अस्तित्व में आए। इसके बाद शुरू हुआ आर्कियन युग, जिसमें शुरुआती महासागरों ने अर्थ को ढका हुआ था। और इस समय अर्थ आपको एक एलियन प्लैनेट जैसा दिखता और आपको पृथ्वी में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि उस समय अर्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम थी और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत अधिक थी। अर्थ का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा था कि पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता था। पर क्योंकि उस समय इन गैसों की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत अधिक था, इसलिए पानी लिक्विड फॉर्म में बना रहा। पर अगले 100 करोड़ सालों में इन हार्श कंडीशन के बावजूद ओशियंस में फर्स्ट लाइफ फॉर्म का जन्म हुआ, जिन्हें सिंगल सेल लाइफ भी कहा जाता है, जो कि एनारोबिक थे, मतलब कि ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं थे। करीब 250 करोड़ साल पहले साइनोबैक्टीरिया फॉर्म हुए, जो सनलाइट, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस किया करते थे। साथ ही ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे एज अ वेस्ट। आर्कियन युग के अंत तक ओशियंस में एनारोबिक लाइफ फॉर्म्स की पॉपुलेशन लगभग एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि ओशियंस में ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से बढ़ी, जिससे ओशियंस की केमिस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज आया। जो एनारोबिक लाइफ फॉर्म बचे वो ऐसी कंडीशन में थे जहां ऑक्सीजन नहीं थी। साथ ही ऐसे लाइफ फॉर्म्स की पॉपुलेशन जो एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट थे, उनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी। अगले करोड़ों सालों तक अर्थ में इनकी आबादी तेज़ी से फलती फूलती रही। आर्कियन युग के बाद शुरू हुआ प्रोटेरोजोइक युग, जो 250 करोड़ साल पहले से 50 करोड़ साल पहले तक चला। ये चारों युगों में सबसे बड़ा युग था, जिसमें अर्थ में बड़े कॉन्टिनेंट्स और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुए। इसी युग में ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, यूकैरियोटिक लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन
ओशियंस में लाइफ की डाइवर्सिटी और पहले एक्वेटिक प्लांट्स का फॉर्मेशन जैसे बड़े इवेंट्स ने अर्थ को हमारे जीने लायक शेप किया। इसी युग ने कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की नींव डाली थी। यह दिलचस्प है कि अर्थ ने अपने जन्म के 4 अरब साल में इन 3 युगों के दौरान इतने बदलाव देखे। वॉल्केनोज, इंटरप्लैनेटरी कोलिजन, समुद्र का बनना, लाइफ का जन्म। पर अभी भी अर्थ ने जो भी बदलाव देखे वो आने वाले बदलावों से बहुत धीमे थे, पर इन्हीं बदलावों ने अर्थ में लाइफ को मुमकिन बनाया था, जिन्होंने एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जैसी प्रोसेस से गुजरकर भविष्य में लाइफ को जमीन तक पहुंचा दिया। फेनेरोजोइक युग के शुरुआत तक ओशियंस में कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो चुके थे जिन्हें हम अर्थ पर फर्स्ट एनिमल कह सकते हैं। ये एनिमल बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही सॉफ्ट, जैसे स्पॉन्ज और कॉम जेलीज। इन जैसे एनिमल्स ने ही जीवन के लिए नए रास्ते खोले। फेनेरोजोइक ईओन के शुरुआती दौर में, जिसे हम कैम्ब्रियन पीरियड भी कहते हैं, ओशियंस में लाइफ तेजी से इवॉल्व और डाइवर्सिफाई हुई और कई नई स्पीशीज़ एक्सिस्टेंस में आई, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। इस एक्सप्लोजन में कई एक्वेटिक स्पीशीज़ इवॉल्व हुए, जैसे ट्राइलोबाइट्स, ऑर्थ्रोपॉड्स। इन प्राचीन जीवों के पास बाहरी कंकाल था या एक्सोस्केलेटन था और इनके शरीर 3 खंडों में विभाजित थे। अनोमेलोकोरीज, यह उस समय का सबसे बड़ा समुद्री शिकारी था जो ऑर्थ्रोपॉड्स के समान था। इसके पास बड़ी आंखें थी और ये अपने चिमटे जैसे मुंह से छोटे समुद्री जीवों का शिकार करता था। हेलोसिजिनिया, इसका शरीर लंबा और पतला था जिसमें कई कांटेदार संरचनाएं थी। इन्हें आज के वेलवेट वॉर्म से रिलेटेड माना जाता है। ओपाबिनिया, इसके सिर पर 5 आंखें थीं और सूंड जैसी संरचना थी जिससे यह शिकार पकड़ता था। इसकी अनूठी शारीरिक रचना इसे कैम्ब्रियन युग के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक बनाता है। पाइकाया, यह अर्ली वर्टिब्रेट वाला एक छोटा ईल जैसा जीव था और मनुष्य सहित सभी रीढ़धारी जीवों का प्राचीन पूर्वज माना जाता है। इनके अलावा कई और भी स्पीशीज डेवलप हुए, पर यह सडन एक्सप्लोजन का रीज़न क्या था? जवाब है ऑक्सीजन। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस पीरियड के पहले ओशियंस में ऑक्सीजन तो थी, पर ये इतनी नहीं थी कि ये कॉम्प्लेक्स और बड़े लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट कर पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बाद प्लांट एग्जिस्टेंस में आए, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते थे। ये तेजी से मल्टीप्लाई हुए और अर्थ के एटमॉस्फेयर और ओशियंस में लगातार ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते गए। इसके अलावा शुरुआती कैम्ब्रियन पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्थ में सूखी बंजर जमीन पर भी लाइफ ने अपने कदम रखे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के रूप में ये वैसे प्लांट्स नहीं थे जिन्हें हम आज देखते हैं, बल्कि ये काई जैसे पौधे थे जिनमें जड़ें, तना या बीज नहीं होते थे और आकार में भी ये बहुत छोटे होते थे। हालांकि साइनोबैक्टीरिया ने करोड़ों साल पहले ही जमीन पर अपना साम्राज्य बना रखा था, पर ये कभी भी प्लांट्स जितनी तेजी से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अलावा फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन जैसे मिनरल्स की जरूरत थी, जो ओशियंस में तो कम थे, पर जमीन पर इसकी कोई कमी नहीं थी। बल्कि इन प्लांट्स ने बहुत तेजी से चट्टानों से मिनरल्स निकाला, जो ओशियंस में घुलता गया और ओशियंस में प्लांट्स और एल्गी लाइफ को बढ़ाता गया। पर ये ओशियंस में पनपती एनिमल लाइफ के लिए अच्छी खबर नहीं थी। अगले कई करोड़ सालों तक लाइफ फलती फूलती रही, जिस दौरान ओशियंस में कई और स्पीसीज ने जन्म लिया, पर साथ ही एटमॉस्फेयर में बढ़ती ऑक्सीजन बड़ा क्लाइमेट चेंज ला रही थी। ऑर्डोविशियन पीरियड के अंत और सिल्यूरियन पीरियड की शुरुआत में लगभग 45.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ प्रलय। यह प्रलय तुरंत नहीं हुआ, बल्कि लाखों सालों तक लगातार चलता रहा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते गए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसकी कमी से अर्थ का टेम्परेचर गिरता गया। साथ ही इनके ओशियंस में पहुंचाए मिनरल्स के कारण ओशियंस में लगातार एल्गी और एक्वेटिक प्लांट्स पैदा होते रहे और डिकम्पोज भी होते गए, और इस डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण करोड़ों सालों के दौरान
ओशियंस में ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से कम होती गई। इससे एक्वेटिक एनिमल्स का दम तो घुट ही रहा था, पर साथ ही ओशियंस में घटते ऑक्सीजन के कारण कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बना पा रहा था, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और एटमॉस्फेयर में जाने के बजाय कार्बन ओशियंस फ्लोर में जमा होता गया, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई और कम हो गई। पर प्रलय का आखिरी इंग्रेडिएंट था कॉन्टिनेंटल शिफ्ट और वॉल्केनिक इरप्शन से निकली गैसेस, जिनके कारण धरती और तेज़ी से ठंडी होती गई, जिससे उस समय के गोंडवाना कॉन्टिनेंट को आइस एज में धकेल दिया और ज़्यादातर ओशियंस को आइस शीट्स में कवर कर दिया और ग्लेशियर्स फॉर्म हुए, जिनके बढ़ने से ओशियंस लेवल भी तेज़ी से कम होते गए। एक्वेटिक लाइफ के लिए कंडीशंस अब फेवरेबल नहीं थी, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ अपने प्रलय की तरफ बढ़ने लगी। इस प्रलय को ओर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटेंशन भी कहा जाता है और ये करीब 20 लाख करोड़ सालों तक चला। इस दौरान पृथ्वी में 85% स्पीशीज खत्म हो गई। धीरे धीरे एक बार फिर वॉल्केनोज के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे क्लाइमेट फिर से गर्म हो पाया और पृथ्वी इस प्रलय से उभर पाई। पर इस प्रलय से जो लाइफ बच गई, उनके लिए कंडीशंस और भी फेवरेबल हो चुकी थी, क्योंकि अब पृथ्वी के पास ओजोन लेयर थी जो लाइफ को सोलर रेडिएशन से बचाने लगी। साथ ही ज़मीन पर प्लांट्स के डिकम्पोज होने से बनी सॉइल ने और भी जटिल प्लांट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। कालचक्र एक बार फिर घूमा और जीवन ने अपना अस्तित्व कायम कर लिया। पर क्या पृथ्वी आने वाले प्रलय के लिए तैयार थी? देखिए अगले वीडियो में।